बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साइमा। हमने तर्जमा निगारी के हवाले से लेक्चर्स का जो आगाज़ किया है, तो हमारा एक लेक्चर है तर्जमा निगारी के असूल। इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं और इस हिस्से में यानी कि इस अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या तर्जमे की कुछ बंदिशें हैं या नहीं, यानी कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे असूल जिनका हम बिल्कुल ख्याल रख सकते हैं और कुछ ऐसे असूल जिनका हम ख्याल नहीं रख सकते। तो ये बंदिशें, ये पाबंदियाँ जो हैं, इनके हवाले से हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि हमने कहाँ तक इन बंदिशों की, इन पाबंदियों की जो है वो पैरवी करनी है। दर्जा बाला असूलों की पाबंदी के बावजूद, यानी कि जो पिछले लेक्चर में जितने भी असूल बयान हुए हैं उनके बावजूद ये ज़रूरी नहीं कि हम लाज़मन बेहतरीन तर्जमा कर पाएँ। हमें बाज़ जगहों पर चंद दीगर सवालों का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जहाँ असल इबारत का मफ़हूम साफ ना हो, असल मतन की इबारत उलझी हुई हो और एक के बजाय कई मायने दे रही हो, तो मुतरज्जिम का क्या फ़र्ज़ बनता है। नंबर 2, क्या वो भी इस नौ की कोशिश करे कि तर्जमा कई मायने दे। नंबर 3, क्या मुतरज्जिम को हक हासिल है कि अपनी तरफ से चंद अज़ाफ़ों के साथ मतलब को साफ कर दे। ऐसी सूरतों में मुख्तलिफ मुतरज्जिमीन ने एक से ज़ायद तरीक़ा कार बरते हैं। इनमें से कोई एक सूरत मसले का आखिरी हल नहीं। इस बाब में ज़ोए इंसारी रकम तराज हैं। ऐसी सूरतों का हाल बड़ी हद तक इस मौजू पर, उस मौजू के उस हिस्से पर और असल मुसन्निफ के बयान पर मुनहसर है। नंबर 1, मुमकिन है कि इबारत का असल मफ़हूम इसलिए साफ ना हो कि मुसन्निफ की बयानिया कमज़ोरी से वह उलझा रह गया हो, मगर अगर मुसन्निफ को कुदरत होती या उसे मालूम होता कि फ़लाँ जगह उसकी इबारत गुंजलिक है, तो वो उससे ज़्यादा फसाहत और सलासत के साथ बयान करता। अगर ये सूरत नज़र आए तो तर्जमा करने वाले की काबिलियत इसमें है कि तर्जमे में अपनी तरफ से कुछ इजाफे का या अंदाज़े बयान का इजाफा करके उन्हें ऐसे लिखे कि इबारत सुलझ जाए। नंबर 2, मुमकिन है इस मुकाम पर इबारत को गुंजलिक रखने का कोई ख़ास मकसद हो। बाज़ मौक़ों पर यह बात ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर शायरी में ऐसे मकामात आते हैं यहाँ पर नुक्ते को सुलझाना ज़रूरी नहीं होता। आर्ट में बाज़ जगह तारीख गोशे असल मकसद को नुमाया करने का ज़रिया होते हैं, या बाज़ जगह हल्के से पर्दे किसी मजबूरी की वजह से डाल दिए जाते हैं। साफ बात अगर कही जाए तो इसे पढ़ने वालों की सूझबूझ बर्दाश्त नहीं करेगी, या हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी, या मजहबी और अखलाकी इदारे चिरागपा हो जाएंगे, या बयान के हुस्न में फ़र्क आ जाएगा और लज्जत कम हो जाएगी। इन वजहों से भी ये हो सकता है कि असल मुसन्निफ ने अपनी इबारत को किस कदर ढका छुपा रहने दिया है। ऐसे मकामात का और मुसन्निफ के इस मकसद का अंदाज़ा लगा लेना तर्जमा करने वाले के दिलो दिमाग और अच्छी सलाहियत पर मुनहसर है। अगर वो इसे पा लेता है कि यहाँ इबारत को और ज़्यादा वाज़े करते और आमफहम बना देने से असल इबारत की वो अदाए हिजाब जाती रहेगी जो मुसन्निफ का मंशा है, तो उसे मुसन्निफ के मंशा की पाबंदी करनी चाहिए और इबारत को जूँ का तू अपनी ज़ुबान में मुंतकिल करना चाहिए। अब अगर कहीं मुतरज्जिम देखता है कि असल इबारत में फ़लाँ हिस्सा ऐसा है कि उसके कई मायने निकल सकते हैं, तो उसे सोचना होगा कि मुसन्निफ खुद इस मकाम पर कई मायने पैदा करना चाहता था। वो एक रंग में कई हल्के हल्के रंगों की आमेज़िश रखना चाहता था, या उसके जहन में अपना एक मफ़हूम था, या वो लफ्ज़ या जुमला ऐसा लिख गया जिसके बेयक वक्त कई शुआएँ फूटती हैं और बयान की यकरंगी या वजाहत में हायल होती हैं, या फिर मुसन्निफ के मंशा की पाबंदी करनी होगी। अगर सूरत है तो उसे अपनी ज़ुबान में तर्जमे के लिए वैसा ही लफ्ज़ या वैसा ही मुहावरा ढूंढना होगा जो कई मायने
کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ اگر دوسری صورت ہے تو اسے اصل عبارت کی حدود سے آگے بڑھ کر ایسا لفظ تراشنا ہوگا جو چاہے لفظی ترجمہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس ایک مفہوم کے لیے سب سے زیادہ جامع اور معنی وہی ہو۔ اسے اپنے ترجمے میں اصل کی عبارت یا جملے سے باقی تمام مفہوموں کو راستے سے ہٹانا ہوگا اور صرف ایک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ نمبر 4، آخری بات یہ ہے کہ یہ تمام تر مترجم کے سلیقے پر موقوف ہے کہ وہ اصل متن کو کس طرح اپنائے۔ بعض اوقات صورت معنی سے دست و گریبان ہوتی ہے اور معنی روح سے، ذوق یا لب و لہجے سے الجھ پڑتے ہیں۔ ایسے میں مترجم کو تخلیقی سطح کی سوجھ بوجھ سے کام لینا پڑتا ہے، مجبوراً ذاتی عناصر کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ مترجم کی اپنی طرز ادا اور اسلوب تحریر نمایاں ہونے لگے۔ اس میں احتیاط لازم ہے، لیکن یہاں تک اس نے سر تسلیم خم کیا ہے اور مندرجہ بالا مجبوریوں کی بنا پر اس کی اپنی اہمیت یا شخصیت ترجمے میں جاگی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ وہ محض نقال نہیں بلکہ مصنف کا ہم نوا، ہم مشرب اور حریف بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ترجمہ کے لیے اگر بہت سے اصول ہیں، لیکن بہت سی جگہ ایسی بھی ہیں یہاں پہ ان اصولوں کو توڑنا پڑتا ہے، اور یہ ان کی بندشیں اور بندشوں کا جو توڑ ہے یہ اس لیکچر میں بیان کیا گیا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔